जय हिंद ऑल ऑफ यू। एमबीबीएस मेंस की वीडियो लेक्चर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि विमुद्रीकरण को लेकर काफ़ी सारे एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि विमुद्रीकरण किन परिस्थितियों में किया जाता है, विमुद्रीकरण क्या है, भारत में लगभग कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है और जो केंद्र सरकार है वह किस अधिनियम के द्वारा विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को लागू करती है। ऐसे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे फेसबुक या यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं सिद्धार्थ यादव एजुकेशन। टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए आप टाइप कर सकते हैं सिद्धार्थ_यादव_एजुकेशन। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। विमुद्रीकरण की बात करूं तो विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे डीमोनेटाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि केंद्र सरकार किसी भी सीरीज के और मूल्य वर्ग के यानी कि डिनोमिनेशन के मुद्राओं को अवैध घोषित कर सकता है और उन्हें चलन से बाहर कर सकता है और इसके बाद वह नई मुद्राओं को भी ला सकता है। लेकिन यहाँ समझिएगा कि जब किसी मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास वह मुद्रा है अब उसका कोई मायने नहीं रह गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह व्यक्ति जिसके पास वह पुरानी मुद्रा है, वह पुरानी प्रचलित मुद्रा है, वह बैंकों में जाकर नई मुद्रा के साथ अपनी पुरानी मुद्रा को बदल सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि उसके पास यह मुद्रा आई कहाँ से, यानी कि उसकी आय के स्रोत क्या हैं और कौन कौन से स्रोतों के द्वारा उसको यह मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इस चीज़ को बताकर वह अपनी मुद्रा को बदल सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। इसे ही हम जैसे कि विमुद्रीकरण के नाम से जानते हैं। अब विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है तो बस समझिएगा कि जब भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार के बढ़ने पर, उसमें वृद्धि होने पर भी विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। विमुद्रीकरण से कैसे भ्रष्टाचार में रोक लगाई जा सकती है या एक तरीके से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विमुद्रीकरण के द्वारा भ्रष्टाचार के प्रभाव को कम किया जा सकता है वो इस तरह कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार का उपयोग करते हुए, करप्शन का उपयोग करते हुए मुद्रा अर्जित की जाती है तब वह अपनी आय को सरकार के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो जब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया होगी और वह व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार के द्वारा अपनी अर्निंग की होगी या अपनी आय अर्जित की होगी तब वह बैंकों में जाकर अपनी आय के स्रोत को बताए बिना अपनी मुद्रा को परिवर्तित नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उसके पास जो अवैध मुद्रा पाई जा रही है जिसके लिए उसके आय के स्रोत नहीं है तो उस मुद्रा को उसे नष्ट करना होगा या उस मुद्रा के उसके पास होने के कोई यहाँ पे मायने नहीं होंगे। तो इस तरह भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी आप विमुद्रीकरण का उपयोग कर सकते हैं और भ्रष्टाचार का जो पैसा है उसे भी नष्ट करने में विमुद्रीकरण के द्वारा सहायता मिलती है। इसी के बाद अगर आप देख सकते हैं कालाधन, तो कालाधन से यह क्या तात्पर्य है? कालाधन यानी कि कोई धन का रंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कालाधन से तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा पैसे कमाए जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो सरकार के से नज़र छुपा के जो अपने पास पैसे कमाए जाते हैं, चाहे वो वैध तरीके से हो या अवैध तरीके से, तो जब वह अपने पास पैसा जमा करके रखता है तो बाजार में मुद्रा की कमी होने लगती है और ये बाजार में एक नकारात्मक प्रभाव लेके आता है। तो ये जो ब्लैक मनी या जो काला धन है जो बड़े नोटों के रूप में उस व्यक्ति के पास जमा होता है, तो जब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तब यह जमाखोरी या जो ब्लैक मनी है ये समाप्त होने लगती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब वह व्यक्ति जिसने अवैध तरीके से उसने पैसा कमाया है और जो उसने सरकार की नज़रों से बचा के रखा है वह उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता है और ना ही उसे बैंकों में जाकर बदल सकता है, जिसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वह अपने नोटों को नष्ट कर दे या नोटों को नष्ट नहीं भी करेगा तब भी उसके लिए उस मुद्रा की, उस पुरानी प्रचलित मुद्रा की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, कोई मायने नहीं होंगे क्योंकि वह उसे खर्च भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा नकली नोट और जाली नोटों के कारोबार में वृद्धि होने पर भी यहाँ पे विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वह कैसे? देखिए, जब मुद्रा काफ़ी सालों तक यहाँ पे
सर्कुलेट होती रहती है मार्केट में, यानी कि बाज़ार में वितरित होती रहती है, तब जो नकली नोट बनाने वाले लोग होते हैं ये उसकी छोटी छोटी जो पहचान होती है इसे कॉपी कर लेते हैं, इसकी प्रतिलिपि बना लेते हैं, और जिसके द्वारा ये नकली नोटों को इस तरह बनाते हैं ताकि जो आम व्यक्ति है वह नकली और असली नोट में अंतर ना कर सके। अब जो नकली नोट है वो उसके आय के स्रोत उस व्यक्ति के पास होंगे नहीं, और जब कोई व्यक्ति नकली नोट चला रहा होगा तो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया होने पर नकली नोटों को वह बदलने जा नहीं सकता, क्योंकि बैंकों में नकली नोटों को पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह नकली नोटों पर भी कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए भी विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके अलावा महंगाई में वृद्धि कैसे कारण होता है विमुद्रीकरण का, वह समझिए। महंगाई में वृद्धि मतलब कि इन्फ्लेशन की बात हो रही है, मुद्रास्फीति की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश में बड़े बड़े नोट होते हैं वहाँ पर मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप जिम्बाब्वे ले सकते हैं, वहाँ पर जो मुद्रा का मूल्य वर्ग है या डिनोमिनेशन है वो आपके काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है वह बहुत ज़्यादा है। तो जो बड़े नोट हैं यदि उनको बंद करके हम छोटे नोटों का प्रचलन ज़्यादा कराएं तब वहाँ पर महंगाई में भी हम नियंत्रण ला सकते हैं। अब जो 2016 में 2000 के नोट को 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट लाया गया, ये एक तरीके से आप अपवाद के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट लाया गया, जो कि मुद्रा की जो मूल्य वर्ग है या डिनोमिनेशन है उसको बढ़ा रहा है और इससे इन्फ्लेशन बढ़ती ही है। तो यहाँ पे एक अपवाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी जो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें बड़े नोटों को बंद करने का ही प्रयास किया गया है। इसके अलावा इसका एक और कारण आप देख सकते हैं कि टैक्स की चोरी जो बढ़ने लगती है। तो टैक्स की चोरी इंसान करता क्यों है? देखिए, टैक्स की चोरी ज़्यादातर इस तरह से की जाती है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो वैध या अवैध तरीके से अपनी आय अर्जित करे, तो वह चाहता है कि उसकी आय सरकार के सामने प्रदर्शित ना हो, क्योंकि यदि सरकार के सामने प्रदर्शित होगी तो उसे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो जब वह टैक्स देने से बचता है तो अपनी आय के जो आय है, चाहे वो वैध हो चाहे वो अवैध हो, उसे छुपाने की कोशिश करता है। और अवैध होगा तो छुपाएगा ही, लेकिन वैध, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, वैध की जो वैध तरीके से कमाई की गई है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो वैध तरीके से भी क्यों ना कमाई की गई हो, जब वह व्यक्ति उस कमाई को छुपाने का प्रयास करता है तो उसे वह अपने पास बड़े नोटों में जमा करके रखता है, और इसे भी हम एक तरीके से ब्लैक मनी बोल सकते हैं। तो जब वह जमा करके रखता है तब वह जितनी आय सरकार के सामने शो करनी होती है उतना तो अपने बैंक में रखता है, लेकिन जितना उसने अवैध रूप से पैसा कमाया होता है या टैक्स से बचाने के लिए उसने पैसा अपने पास नोटों के रूप में रखा रहता है, वह नोटों को अपनी दैनिक जीवन में जो वस्तुएं खरीदनी होती हैं उसके लिए यहाँ पर उसका उपयोग करता है, यानी कि नकदी लेन देन के रूप में इसका उपयोग करता है। तो यदि वह मुद्रा को हम यहाँ पे विमुद्रीकरण के द्वारा अलग कर देंगे तो उस व्यक्ति के द्वारा जो टैक्स में चोरी करके बचाया गया पैसा है उसका यहाँ पे नष्ट होना तय हो जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं टैक्स की चोरी को कम करने के लिए भी विमुद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इनमें भी नियंत्रण पाने के लिए, काबू पाने के लिए विमुद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। वह कैसे? देखिए, जब भी कोई आतंकवादी गतिविधियां किसी देश में की जाती हैं तो जो आतंकवादी होता है या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इन गतिविधियों की प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, तो उसके लिए उसे उस देश के आम लोगों के साथ डील करना होता है, उन लोगों के साथ लेन देन करना होता है, जिसकी वजह से उसे जो वहाँ की लोकल करेंसी है यानी कि उस देश की लोकल करेंसी है उसे चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है उसे। और जब वह उस देश की करेंसी यानी कि मुद्रा को यहाँ पे लेता है तो जनरली वह उसके बड़े नोट लेना पसंद करता है, क्योंकि जब लेन देन होगा तब उसे आसानी से जो छोटे नोट हैं वह मिल जाएंगे, लेकिन
जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है उसे करने में उसे आसानी होती है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वह बड़े नोटों का सहारा लेता है। और जब यहाँ पर ये बड़े नोट या जो पुरानी प्रचलित मुद्रा है उसको बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को जो इन सारी गतिविधियों को करने का प्रयास कर रहा होता है वह बैंकों में जाके अपने नोट नहीं बदल सकता है, क्योंकि उसे अपने आय के स्रोत दर्शाने होंगे और भी बहुत सारी यहाँ जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, जिसकी वजह से वह नहीं कर पाएगा और उसके पास जो यह मुद्रा पाई जा रही है वह नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इन सारे कारणों के द्वारा विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण के द्वारा इन सारी प्रक्रियाओं के जो प्रभाव हैं उनको कम किया जाता है। तो ये जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है, आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं कि विमुद्रीकरण के लाभ क्या हैं और विमुद्रीकरण के कारण क्या है। ये लाभ और कारण दोनों के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि जिसमें भी आप बोलेंगे कि भ्रष्टाचार में कमी लाना, काला धन में जो वृद्धि हो रही थी उसे कम करना, नकली नोटों के कारोबार को रोकना, महंगाई में हो रही वृद्धि को कम करना, टैक्स की चोरी को कम करना या आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण आना, ये सब विमुद्रीकरण के लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा यही विमुद्रीकरण के कारण भी हो सकते हैं कि इन सब कारणों के कारण यहाँ पर विमुद्रीकरण की या डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ ही अब आप यहाँ पे एक और चीज़ के आंसर खुद से लिखने का प्रयास करें कि विमुद्रीकरण के द्वारा हानि क्या होती है, विमुद्रीकरण के द्वारा हमें लॉसेस क्या होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप उस एनालिसिस करिए कि आपने उसमें कितने पॉइंट्स लिखे हैं। और इसके अलावा आप इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार कैसे आया कि वह विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को लागू कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आरबीआई को समझना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। जी हाँ, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जो आरबीआई है उसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, भारत की मौद्रिक नीति को बनाने के लिए, भारत में मुद्रा को जारी करने के लिए स्थापित किया गया था। साथ ही इसे स्थापित करने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के नाम से जानते हैं। इसी अधिनियम या एक्ट की धारा 26(2) यानी कि जो सेक्शन 26(2) है या धारा 26(2) है, इसके तहत जो आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड होता है जिसमें 21 सदस्य होते हैं, इन 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा केंद्र सरकार से सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश के आधार पर ही भारत सरकार गैजेट में अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी सीरीज के या मूल्य वर्ग के नोटों को वैध मुद्रा के रूप में निरस्त घोषित कर सकता है। और साथ ही जब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें जो डेट दी होगी उसी डेट से ये लागू हो जाएगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार को यहाँ पे ये अधिकार प्राप्त है। आपसे कभी पूछा जाए कि किस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर केंद्र सरकार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपना सकती है, तो आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा या सेक्शन 26(2) या 26(2), तो इसके अंतर्गत ही विमुद्रीकरण की प्रक्रिया की जाती है। आरबीआई अपने आप में एक टॉपिक है। जब इकोनॉमी में इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि केंद्रीय बैंक कैसा होता है, केंद्रीय बैंक में 21 सदस्य होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, इन सभी फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं। अब विमुद्रीकरण की इतिहास की यदि मैं बात करूं तो विमुद्रीकरण का इतिहास ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का है। साल 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था। और जब ये विमुद्रीकरण हुआ उसमें जो 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो बाद में 1954 में वापस से 1000, 5000 और 10,000 के नोट प्रचलित कर दिए गए थे। लेकिन 1978 में वापस से 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय पे। इसके अलावा 2005 में जब मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने 2005 से पहले के जो 500 के नोट थे उन्हें भी बंद कर दिया था।
और फाइनली यदि मैं बात करूं कि जो 8 नवंबर 2016 में मोदी सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था और इनका प्रचलन बंद करवा दिया गया था और इनके स्थान पर नए 500 और 2000 के नोटों को लाया गया था। उस समय के हिसाब से माना जाता है कि लगभग 86% जो मुद्रा है वह 500 और 1000 के नोटों के रूप में प्रचलित थी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 500 और 1000 के नोट को यहाँ पे अवैध घोषित किया गया है, इसका विमुद्रीकरण कर दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा। सो होपफुली समझ में आया होगा कि विमुद्रीकरण का इतिहास क्या रहा है और विमुद्रीकरण की प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाती है और किस अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया जाता है। सो होपफुली ये सब आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।